दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस समाज में काले गोरे के बीच भेदभाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मोनिका नाम की एक बहुत ही काली लड़की थी। उसकी शादी के लगभग 1 साल हो चुके थे। एक दिन मोनिका को उल्टियां आनी शुरू हो गई। क्यों पूरा घर गंदा कर रही हो? इतना क्यों ठूस लेती हो? हमने आज कुछ नहीं खाया जी। उसके इतना बोलते ही अजय ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम तुझे खाना ही नहीं देते। एक बार बस मेरा वंश आगे बढ़ने वाला पैदा हो जाए, फिर तेरी तरफ मैं देखूंगा ही नहीं, कलंकिनी कहीं की। इतने में वहाँ पर मोनिका के सास ससुर आ गए। अरे एक बार डॉक्टर को दिखा दे इस चुड़ैल को, हो सकता है ये उल्टियां आने वाले वंशज की ओर ही इशारा कर रही हो। हाँ अजय, तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक, वरना उसे पैदा होते ही दोबारा ऊपर पहुंचा देंगे। सही कहा पिताजी, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूँ। अजय डॉक्टर को बुला कर लाया। तब उसे पता चला कि मोनिका तो सच में मां बनने वाली है। इस तरह ठीक 9 महीने बाद मोनिका ने एक अपनी ही जैसी सांवली लड़की को जन्म दिया। अजय, तूने तो इस खानदान की नाक ही कटा दी। एक तो लड़का पैदा नहीं हुआ, लड़की पैदा भी हुई तो मोनिका जैसी ही काली। एक काली औरत इस घर में पहले से झेली नहीं जाती, एक कलूटी और आ गई। माँ, इसे मैं गला घोटकर मार डालता हूँ आज रात में। तू पागल हो गया है क्या? इतना बड़ा पाप अपने सर पे क्यों लेगा तू? उस बच्ची को मैंने एक बक्से में बंद करके रख दिया है। रात के सन्नाटे में हम लोग इस बक्से को लेकर नदी के पास चलेंगे और उसी नदी में वो बक्सा फेंक देंगे। हाँ पिताजी, ये काम आपने बिल्कुल सही किया। अगर हमें थोड़ा बहुत पाप लग भी गया तो गंगा नदी में एक बार डुबकी लगा लेंगे, पाप धुल जाएगा। सभी लोग मोनिका की बच्ची की मौत की प्लानिंग बना रहे थे। मोनिका ने उनकी ये सारी बातें सुन ली। अकेले में बैठकर वो रोने लगी। हे दुर्गा माता, मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगी। मुझे रात होने से पहले कुछ सोचना होगा। मोनिका काफी देर तक सोचती रही कि आखिर वो अपनी बच्ची को कैसे बचाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये लोग उस बक्से को नदी में फेंक देंगे आज रात, पर नदी में तो कोई ना कोई आता ही है। मैं उस बक्से में एक चिट्ठी लिखकर डाल देती हूँ ताकि जिसे भी मेरी बच्ची मिले उसे वो मरने न दे। मोनिका ने चुपके से उस बक्से को खोला जिसमें उसकी बच्ची थी। बच्ची के हाथ में मोनिका ने अपना मंगलसूत्र बांध दिया और एक पर्ची भी डाल दी जिस पर उसने लिखा, जिस किसी को भी ये बच्ची मिले इसे बचा लेना। इस मंगलसूत्र को बेचकर इस बच्ची को पालना पोसना। अगर ना पाल सको तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देना। माफ करना मेरी बच्ची, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इतना बोलकर मोनिका ने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया। रात में उसके सास ससुर और पति ने मिलकर उस बक्से को गंगा नदी में बहा दिया। चलो, ये अच्छा हुआ, हमें कोई देख भी नहीं पाया और ये काला कलंक भी हमारी सर से हट गया। सुबह तक तो ये मर ही जाएगी। अब हम लोग भी एक बार डुबकी लगा ही लेते हैं। एक मासूम सी बच्ची को गंगा नदी में फेंकने के बाद वो तीनों बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। उस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वो काली थी। खैर, तीनों ने बेशर्मों की तरह नदी में डुबकी लगाकर पाप धो लिए और घर वापस आ गए। मोनिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब तक तो उन लोगों ने मेरी बच्ची को नदी में फेंक दिया होगा, पता नहीं वो बच भी पाएगी या नहीं। हे दुर्गे माँ, मेरी बच्ची को बचा लेना। इतने में नशे की हालत में अजय उसके पास आया। तेरी काली बच्ची को तो ठिकाने लगा दिया मैंने। अब अगर तू घर में रहना चाहती है तो नौकरानी बनकर रह, वरना निकल जा यहाँ से। अगर मेरे माँ बाप को ये सब पता चला तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं इसी घर में रहूंगी, भले ही नौकरानी बनकर रहना पड़े। किसी तरह वो रात बीती। वो बक्सा बहते बहते नदी के दूसरे छोर पर जा पहुंचा और किसी लड़की को मिला। ये इतना बड़ा बक्सा नदी में किसने फेंक दिया? खोल कर देखती हूँ। उस लड़की माया ने बक्सा खोल कर देखा तो हैरान हो गई। वो मासूम सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ पर मंगलसूत्र बंधा था। माया को वो पर्ची भी मिली जिसे मोनिका ने लिख कर डाला था। लगता है इस बच्ची को इसकी माँ ने किसी बहुत बड़ी मजबूरी में नदी में फेंका है, पर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? कोई बात नहीं, मैं इसे पालूंगी। माया उस बच्ची को लेकर अपने घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। वो सब तो ठीक है माया बेटा, पर 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है। अगर इस नवजात बच्ची को लेकर तू अपने ससुराल जाएगी तो वो लोग तेरे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। तू सफाई भी नहीं दे पाएगी।
उसकी फिक्र आप मत करो माँ, आप बस शादी वाले दिन इस बच्ची को संभाल लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। माया, इसके हाथों में ये मंगलसूत्र किसका है? इसकी माँ का ही होगा। ये मंगलसूत्र अब हमेशा इस बच्ची के पास ही रहेगा, इसकी माँ का आशीर्वाद बनकर। अब माया हमेशा उस बच्ची के साथ ही खेला करती थी। दूसरी तरफ उसकी असली माँ माया हर वक्त अपनी बच्ची के बारे में सोचा करती थी। खैर, दिन बीतते गए और माया की शादी वाला दिन आ गया। माँ, आप इस बच्ची को सबसे छुपा कर रखना और जब मेरी विदाई हो तब एक बक्से में इसे छुपाकर मुझे दे देना। ठीक है बेटा। लगता है इस कहानी को अब स्वयं माँ दुर्गा ही लिख रही थी, क्योंकि माया की शादी किसी और से नहीं बल्कि मोनिका के नालायक पति अजय के साथ ही हो रही थी। पर माया इस बात से अनजान थी कि वो अजय की पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी है। तभी वरमाला के टाइम पर अचानक किसी ने फायर किया। ये गोली चलने की आवाज। डरिए मत, मेरे मामा जी होंगे। वो एक IPS ऑफिसर है। अपनी भांजी की शादी में इतना तो कर ही सकते हैं वो। ओके ओके, मैं तो डर ही गया था। खैर, किसी तरह वो शादी संपन्न हुई। माया अपना एक अलग बॉक्स लेकर आई थी जिसमें वही बच्ची थी। ससुराल आते ही माया ने वो बॉक्स छुपा दिया और बाहर सबके साथ बैठ गई। तभी उसने मोनिका को देखा। वो एक फटी सी साड़ी पहने हुए थी। ओए नौकरानी, झाड़ू लगाना बंद कर, जल्दी से सबके लिए चाय बना कर ला। अभी लाई माँ जी। मोनिका ने एक नजर माया को देखा, माया ने भी एक नजर मोनिका को देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं, पर दोनों ही इस बात से अनजान थीं कि वो दोनों एक दूसरे की सौतन है। खैर, मोनिका चाय बनाने चली गई। सासू माँ, आज इस घर में मेरा पहला दिन है तो चाय मैं ही बना लाती हूँ। मुझे दूसरों की हाथ की चाय कम ही पसंद आती है। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई। अब उसके सास ससुर की धड़कनें तेज हो गई। अरे, आप लोगों के चेहरे से तो पसीना टपक रहा है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो कलुठी माया को कुछ नहीं बताएगी। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। वहीं दूसरी तरफ किचन में, आप किसी दूसरी जगह काम क्यों नहीं पकड़ लेती? मुझे इसी घर में काम करने की आदत हो गई है। मोनिका उससे जानबूझकर बात नहीं कर रही थी क्योंकि अजय ने मना किया था। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब भी अजय काम पर चला जाता, माया वो बॉक्स खोलती और उस बच्ची को दूध पिलाती। घंटों तक उसके साथ खेला भी करती थी। एक दिन जब माया उस बच्ची के साथ खेल रही थी, तभी उस बच्ची ने जोर से चीखा। झाड़ू लगा रही उसकी बच्ची की असली माँ ने सुन लिया। मैं 24 घंटे अपनी बच्ची के ख्यालों में रहती हूँ, इसीलिए आज मुझे उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरी बच्ची मेरे आसपास ही हो। हे दुर्गे माँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो। ऐसे ही दिन बीतते गए। माया के सास ससुर और उसका पति मोनिका के साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात उसने अजय से कहा, मुझे लगता है आप लोग नए नए अमीर बने हो और पहली बार कोई काम वाली रखी है तुमने। ऐसा क्यों बोल रही हो माया? आप सरकारी नौकरी करते हैं, इसका मतलब आप सरकारी नौकर हुए ना? तो क्या आपको आपके दफ्तर में हर कोई नौकर कहकर बुलाता है? नहीं। तो आप लोग दिन भर उस काम करने वाली मोनिका को नौकरानी नौकरानी कहकर क्यों बुलाते हो? काम करने वाली बोल दो या नाम ले लो। ऐसी हरकतें वही लोग करते हैं जो पहली बार अपने घर में नौकरानी रखते हैं। अजय को ये सुनकर शर्मिंदगी हुई। एक दिन अजय जब काम पर गया हुआ था, तब माया अपना कमरा बंद करके उस बच्ची के साथ खेल रही थी। अचानक वो बच्ची रोने लगी। शांत हो जा मेरी माँ, आज सारा भांडा फोड़कर ही मानेगी। बच्ची के रोने की आवाज उसकी सास ने सुन ली। सास माया के कमरे के पास आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अरे बहू, दरवाजा खोल, कोई बच्चा है क्या अंदर? हे भगवान, अब मैं क्या जवाब? तभी वो बच्ची शांत हो गई। माया ने जल्दी से उसे बॉक्स में रखा, टीवी चालू की और फिर दरवाजा खोला। क्या हुआ सासू माँ? किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई बच्चा है क्या अंदर? सासू माँ, मैं फिल्म देख रही थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देख फिल्म। ऐसे ही 1 साल बीत गए। नवरात्र शुरू हो चुके थे। मोनिका ने भी व्रत रखा था। आज कन्या पूजन करना है, बाहर जाकर कोई कन्या ढूंढ ला। अब वो बच्ची भी बड़ी हो चुकी थी। वो बक्से से निकलकर बाहर आंगन में घूमने लगी। ये बच्ची किसकी है? चलो इसी बच्ची के साथ कन्या पूजन कर दे। तभी वहाँ पर उसके सास ससुर अजय और माया भी आ गए। ये बच्चा किसका है? ओए नौकरानी, ये तेरा मंगलसूत्र इस बच्चे के हाथ में क्या कर रहा है? तभी मोनिका की नजर मंगलसूत्र पर गई। वो अपनी बच्ची को पहचान गई। मोनिका ने सारी बात बता दी और वो बच्ची बहते बहते मेरे गांव आ पहुंची। उस दिन से मेरे पास ही है। मिस्टर अजय, पहली बात तो इतना बड़ा धोखा और दूसरी बात इतनी घिनौनी हरकत। अपनी ही बीवी को नौकरानी बनाकर रखता है। तू मेरे मामा को तो जानता ही है। अब पूरा परिवार अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही सड़। माया ने अजय और उसके परिवार को जेल के हवाले कर दिया और अब माया और मोनिका एक साथ उस बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
आज चांदनी की शादी थी। उसकी विदाई का वक्त हो चुका था, लेकिन वो किसी कोने में बैठकर जल्दी जल्दी खाना ठूसने में लगी थी। सारे बाराती उसका इंतजार कर रहे थे। चाचा, जल्दी से विदाई कराइए ना। हाँ बेटा, पता नहीं बहू क्या कर रही है, मैंने उसकी बहन को बोला है। चांदनी की बहन शीला ढूंढते हुए चांदनी के पास पहुंच गई। अरे मोटी, तू कितना खाएगी, जल्दी चल बाहर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। यार शीला, पता नहीं ससुराल में मुझे जी भर कर खाने को मिलेगा या नहीं, खा लेने दे मुझे। ठीक है, खा ले। ढेर सारा खाना ठूसने के बाद चांदनी की विदाई हो गई। चलते चलते काफी वक्त बीत गया। तभी रास्ते में अचानक चांदनी के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। नीरज जी, मुझे बहुत जोर की शौच आई है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवाइए ना। अरे थोड़ा सा इंतजार कर लो, घर पहुंचकर कर लेना जो करना है। नहीं, मुझे बहुत जोर की आई है, मैं ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना इसी गाड़ी में कर दूंगी। तभी उसके पति नीरज को उस पर थोड़ा सा डाउट हुआ। ये अचानक इसे क्या हो गया? जल्दी से गाड़ी रोकिए, आसपास खेत में, खेतों में ही चली जाऊंगी। अब मुझे समझ आ गया। मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें बारात वापस ले जाते समय लड़कियां रास्ते में पुराने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चांदनी उससे रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन दूल्हे ने गाड़ी नहीं रोकी। अब चांदनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बहुत जोरदार मार दिया, जिससे पूरी गाड़ी में बदबू आने लगी। अब ना चाहकर उसे गाड़ी रुकवानी ही पड़ी। ए यार, तुझे तो सच में शौच आई है। ड्राइवर भाई साहब, जरा गाड़ी रोक देना। जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ। चांदनी झाड़ियों में जाकर शौच करने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप फन उठाकर खड़ा हुआ है। चांदनी बहुत तेज डर गई। अरे बाप रे, सांप! चांदनी डरकर भागने लगी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो सांप भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ था। वो और तेज भागने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागती जा रही है। भागते भागते अंधेरा हो गया। ये मैं कहाँ आ गई? मेरे पति कहाँ खड़े होंगे? मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं, उधर जाकर देखती हूँ। चांदनी ने चारों तरफ दौड़ दौड़ कर अपने पति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो रास्ता मिला ही नहीं। तभी उसे पास में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखा। वो भागकर प्लेटफॉर्म पर ही चली गई। आज तो भागते भागते हालत खराब हो गई, यहीं आराम कर लेती हूँ। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा लगेज रखा हुआ था। उसी लगेज के ऊपर बैठकर चांदनी आराम करने लगी। आराम करते करते अचानक उसकी नींद लग गई और वो उसी सामान के ऊपर सो गई। थोड़ी देर बाद कुछ कुली वहाँ पर आए और सामान के साथ चांदनी को भी ट्रेन के अंदर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा नीरज उसी जगह चांदनी का इंतजार कर रहा था। मुझे पहले से ही शक हो गया था उस पर। मैंने ही गलती की, उसे जाने दिया। पक्का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। नीरज ने भागकर चारों तरफ देखा, झाड़ियों के अंदर भी गया, पर चांदनी उसे कहीं नहीं मिली, जिससे उसे पक्का यकीन हो गया कि वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। इसलिए नीरज अब अपने घर वापस चला गया। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जिस ट्रेन के अंदर थी, वो ट्रेन चलते चलते बहुत दूर पहुंच गई। जब उसकी नींद खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। वो ट्रेन से बाहर आई तो देखा कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ऐसी जगह तो मैंने फिल्मों में ही देखी है। लगता है मैं बहुत दूर आ गई हूँ। माँ, पिताजी, नीरज, मुझे यहाँ से ले जाओ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है, किसी से मदद मांग कर देखती हूँ। चांदनी ने आसपास लोगों से मदद मांगी, लोगों से भीख मांगी, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि वो शादी के जोड़े में थी। इन जैसी लड़कियों की कोई मदद मत करना। माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करते हैं और ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में शादी के मंडप से ही भाग गई। दे दिया ना धोखा तेरे बॉयफ्रेंड ने। अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो धोखे से यहाँ पर आ गई हूँ। एक बार मेरी बात सुनने की तो कोशिश कीजिए। चांदनी दिन भर मदद मांगती रही, लेकिन उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। अब उसके पास ना पैसे थे और ना ही दूसरे कपड़े। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन नीरज चांदनी के मायके पहुंच गया और उसके बाप के ऊपर गुस्सा होने लगा। आपकी बेटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने धोखे से रास्ते में कार रुकवाई और अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मैं दिन भर वहीं खड़ा रहा पर वो कहीं नहीं मिली। नीरज बेटा, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? शीला, तुम ही समझाओ ना दामाद जी को। नहीं जीजू, मेरी बहन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसे सिर्फ खाने का शौक था और किसी चीज का नहीं। देखो, तुम मुझे जीजू कहना बंद करो और आप मुझे दुगना दहेज दीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा आपके पूरे परिवार को। नीरज बहुत गुस्से में था। उसकी धमकी देने के बाद चांदनी के पिता बहुत डर गए और उन्होंने कहा, देखिए दामाद जी, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपको दुगना दहेज दे दूंगा और आप मेरी दूसरी बेटी से शादी कर लीजिए। इससे बढ़कर प्रायश्चित और मैं क्या कर सकता हूँ भला?
बहुत समझाने के बाद नीरज उनकी बात मान गया और उसकी शादी अब चांदनी की छोटी बहन शीला के साथ कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ चांदनी इधर उधर भटक रही थी। वो जाकर किसी ट्रेन में बैठ गई। मुझे बलरामपुर तक जाना है। बिना टिकट के तुम इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकती। या तो टिकट लो या तो ट्रेन से उतर जाओ। वैसे भी ये ट्रेन बलरामपुर नहीं जानी। चांदनी ट्रेन से बाहर आ गई। बाहर उसने कई लोगों से बलरामपुर गांव के बारे में पूछा, लेकिन उत्तराखंड की वादियों में भला एक छोटे से गांव के बारे में किसे पता होगा। चांदनी कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी, तो उसे भी इतना कुछ इन जगहों के बारे में पता नहीं था। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारे गांव में तो लोग एक दूसरे को खाना खिला देते हैं, यहाँ तो कोई खाना भी नहीं खिला रहा है। चांदनी इधर उधर पैदल भटक रही थी। तभी अचानक रोड पर किसी बूढ़े आदमी को एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। बूढ़े बाबा जमीन पर गिर गए और उनके घुटनों से खून निकलने लगा। दिखाई नहीं देता क्या? अंधे होकर गाड़ी चलाते हो? चांदनी को गुस्सा आया। उसने लड़कों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़के रुके नहीं। तभी चांदनी उनके पास आई। बाबा, आपकी तो बहुत चोट लग गई है। आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं बिटिया, मेरा यहाँ घर नहीं है। मैं तो यहाँ काम करता हूँ। मेरा घर तो बहुत दूर है। काम के चक्कर में मैं अपने बेटे की शादी में भी नहीं जा पाया। तभी चांदनी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बाबा के घुटने पर बांध दिया। बाबा, खून निकलना बंद हो गया है। जीती रहो बिटिया, ऊपर वाला तुम्हें हर खुशी दे। आजकल तुम्हारे जैसे बच्चे मिलते ही कहाँ है। लेकिन तुम शादी के जोड़े में क्या कर रही हो? चांदनी ने बूढ़े बाबा को कुछ नहीं बताया। अब इन बेचारे बूढ़े चाचा को क्या बताऊं? ये तो पहले से ही परेशान है। ये मेरी क्या ही मदद कर पाएंगे। अरे बिटिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं चाचा, मैं भी आपकी तरह अकेले यहाँ भटक गई हूँ। चलो बिटिया, तुम मेरे साथ चलो। चांदनी उन बाबा के साथ चली गई और उनकी दुकान में ही उनकी सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मेरे पास पैसे तो है नहीं। बाबा ने इतने दिनों तक अपने घर में रखा, उनसे भी मदद नहीं मांग सकती। लेकिन घर तो पहुंचना ही पड़ेगा। मैं पैदल ही अपना रास्ता तय करूंगी। अब चांदनी ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। रास्ते में थक कर कहीं कहीं वो बैठ भी जाती। लोग उसे भागी हुई दुल्हन समझकर वहां से भगा देते, तो फिर वो उठकर वहां से चलने लगती। चलते चलते रात हो गई और गली के कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। अरे कुत्तों, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हट हट हट। लेकिन कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, वो कहाँ मानने वाले थे। कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। चांदनी भी दौड़ने लगी। कुत्तों की वजह से चांदनी बहुत तेज भागने लगी। तभी आगे जाकर वो किसी झाड़ियों में गिर गई। वहीं उसकी आंख लग गई और वो सो गई। जब उसकी नींद खुली तब खुद को झाड़ियों में पाकर वो डर गई। अच्छा हुआ कुत्ते चले गए। सुबह भी हो गई है, अब आगे का सफर तय करती हूँ। अब फिर से उसने पैदल चलना शुरू किया। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे कहीं से खाना नसीब नहीं हो रहा था। तभी वो किसी जंगल में पहुंच गई जहाँ पर आदिवासी लोग थे। वहाँ के बच्चे उसे पत्थर मारने लगे। वो उनसे डर कर फिर से भागने लगी। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकल पाई। ऐसे ही भागते भागते उसे कई दिन बीत गए। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। चांदनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। कई जगह उसके खरोच लग चुकी थी, तो कई जगह उसे खून भी बह रहा था। भागते भागते वो किसी तरह अनजाने में अपने ससुराल ही पहुंच गई। लेकिन तब तक उसकी बहन शीला प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर से मेरे पास आ गई। देख, तुझे कितना मारा है तेरे बॉयफ्रेंड ने। यही हाल होना चाहिए तुम जैसी लड़कियों का। जब उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं अपनाया तब वो भागकर अपने मायके गई। लेकिन उसके पिता ने भी उसे लताड़ दिया। है? कल मुही, अपने बाप की नाक कटाने के बाद तुम मुझसे माफी की उम्मीद करती है? ये लोग मुझे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं खुद को एक बार सही साबित करके तो जरूर रहूंगी, भले ही मुझे कोई परीक्षा क्यों न देनी पड़े। चांदनी एक बार फिर से भागकर अपने ससुराल चली गई। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। माता सीता को भी एक बार परीक्षा देने का मौका दिया था श्री राम ने। फिर से आ गई तू? मेरी नजरों के सामने से हट जा। तभी वहाँ पर वही बूढ़े चाचा आए जिसके पास चांदनी कुछ दिनों तक रुकी थी। अरे बिटिया, तुम यहाँ? अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो बाबा नीरज के ही पिता थे जो उसकी शादी में नहीं आ पाए थे। फिर चांदनी ने पूरी बात बाबा को बताई। नीरज बेटा, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। इसने ही मेरी जान बचाई थी। ये किसी लड़के के साथ नहीं, बल्कि ये तो मेरे साथ रुकी थी। बाबा ने सारी बात नीरज को बताई। तब जाकर सारा मामला साफ हुआ। मेरी कोख में बच्चा है, लेकिन शादी तो दीदी की ही पहले हुई थी नीरज जी से, इसलिए अब हम दोनों बहनें एक ही घर में एक साथ रहेंगे।
अब उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब शीला और चांदनी दोनों बहनें एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें